तो चलो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट सीवी विच इज लीनियर एक्सपेंशन एंड एरिया एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वह एक्सपैंड होता है एंड कूलिंग करने पर वह कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी भी बॉडी के डायमेंशंस इंक्रीज हो जाते हैं और उसे ही हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन, इसमें डायमेंशंस में चेंज लेंथ के अलोंग होता है। सेकेंड है एरिया एक्सपेंशन, इसमें बॉडी का सरफेस एरिया में चेंज आता है। थर्ड है वॉल्यूम एक्सपेंशन, इस प्रकार के एक्सपेंशन में बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे। सपोज हमारे पास एल लेंथ की एक रॉड है जिसे हीट करने पर लेंथ एल से भरकर एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है। तो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड विल बी इक्वल टू डेल्टा एल। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, which is our equation number 1, and equation number 2 which is delta L is proportional to L, ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया था। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा L is equal to alpha L into L delta T, where alpha L is a linear coefficient expansion. इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। अब अगर न्यू लेंथ L डैश है तो हम न्यू लेंथ L डैश को लिख सकते हैं L प्लस डेल्टा L। दैट मीन्स L डैश इज इक्वल टू L प्लस अल्फा L L डेल्टा T। डेल्टा L की जगह हमने ऊपर से इक्वेशन नंबर 3 से लिख दिया है अल्फा L L डेल्टा T। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं दैट इज L डैश इज इक्वल टू L इंटू 1 प्लस अल्फा L डेल्टा T। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। ये जो डेल्टा L बाय L है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अल्फा एल मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रेंज में कुछ मटेरियल्स के लिए अल्फा एल दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू गिवन है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। टेबल में कॉपर के लिए अल्फा एल की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स एंड पायरेक्स ग्लास के लिए अल्फा एल की वैल्यू है 0.32 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कॉपर के लिए जो अल्फा एल की वैल्यू है वो ग्लास के अल्फा एल की वैल्यू के 5 टाइम्स है। यानी कि सेम टेम्परेचर राइज के लिए कॉपर ग्लास से 5 टाइम्स ज्यादा एक्सपैंड होता है। तो बच्चों, जब भी हमें किसी चीज का एक्यूरेट मेजरमेंट करना होता है तो उसके लिए हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लीनियर एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ सबसे कम हो। तो अगर यहाँ पे गिवन टेबल देखी जाए तो आपको अगर पूछा जाए कि किस मटेरियल को आप चूज करना चाहेंगे टू एक्यूरेटली मेजर अ डिस्टेंस लीनियरली, तो आपका आंसर होगा ग्लास, क्योंकि वो सबसे कम एक्सपैंड होगा फॉर एनी गिवन टेम्परेचर चेंज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एरिया एक्सपेंशन के बारे में। सपोज हमारे पास ए एरिया की एक प्लेट है जिसे हीट करने पर इसका एरिया ए प्लस डेल्टा ए हो जाता है, यानी कि एरिया में जो चेंज है वो डेल्टा ए है। लीनियर एक्सपेंशन की तरह यहां पर भी हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू अल्फा ए इंटू ए डेल्टा टी। यहां पर अल्फा ए कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है। अब
न्यू एरिया को अगर हम ए डैश बोले तो वह हो जाएगा ए प्लस डेल्टा ए। डेल्टा ए की इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी। सिमिलरली टू लीनियर एक्सपेंशन हम यहाँ पे भी फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू अल्फा ए डेल्टा टी। अब हम अल्फा एल एंड अल्फा ए के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। यहां पर हमारे पास ए लेंथ एंड बी ब्रेथ की एक प्लेट है। इसका एरिया होगा ए इंटू बी दैट इज ए बी। अब इसको हीट करने पर इसकी लेंथ में डेल्टा ए का चेंज आएगा एंड ब्रेथ में डेल्टा बी का चेंज आएगा। अब इस प्लेट के एरिया में जो चेंज आया है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द रेड पार्ट, उसको हम बोलते हैं डेल्टा ए वन। और डेल्टा ए वन जो एरिया है उसका मेजरमेंट होगा ए इंटू डेल्टा बी। अब ग्रीन पार्ट है उसको हमने बोला है डेल्टा ए टू, तो डेल्टा ए टू होगा बी इंटू डेल्टा ए। एंड जो ब्लू पार्ट है दैट इज डेल्टा ए थ्री, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब प्लेट के एरिया में टोटल चेंज जो होगा वो होगा डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री। डेल्टा ए वन ए टू एंड डेल्टा ए थ्री की वैल्यू पुट करने पर डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू दिस। इसको सिंप्लीफाई करने पर हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा एल डेल्टा टी इंटू 2 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। अब अल्फा एल डेल्टा टी 2 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होगा क्योंकि अल्फा की वैल्यूज 10 रेज टू द पावर -5 के ऑर्डर की होती हैं। तो अब डेल्टा ए को हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए अल्फा एल डेल्टा टी। इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा एल डेल्टा टी। अब हम जानते हैं दैट डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू अल्फा ए डेल्टा टी। तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा अल्फा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा एल डेल्टा टी। यहां से हमें मिलेगा अल्फा ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा एल। तो चलिए बच्चों अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं ऑन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। इमेजिन करिए सर्दी का मौसम है और आपके क्लासरूम की जो विंडो है उसका डायमेंशन है 200 सेंटीमीटर बाय 300 सेंटीमीटर। सूरज उगता है और टेम्परेचर हो जाता है थोड़ी देर बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस विंडो का न्यू एरिया क्या होगा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अल्फा ऑफ ग्लास दैट इज लीनियर कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ ग्लास 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप 2 मिनट्स का टाइम लीजिए और क्विकली इसका आंसर निकालिए। आई होप आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने अभी पढ़ा है डेल्टा ए इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा ए डेल्टा टी। डेल्टा ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू 2 टाइम्स अल्फा ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा टी। अल्फा ए की जगह हमने 2 टाइम्स अल्फा ग्लास ले लिया है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा ए आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स द विंडो विल एक्सपैंड बाय 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऑन लीनियर एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में हमें दिया है अ blacksmith fixes iron ring on the rim of the wooden wheel of a horse cart and the diameter of the wooden wheel and the iron ring are 5.243 meter and 5.231 meter respectively. That means wooden wheel का जो diameter है वो iron ring के diameter से थोड़ा सा बड़ा है।
तो हमें पूछ रहे हैं कि हमें कितना हीट करना चाहिए इस आयरन रिंग को सो दैट वो एक्सपैंड होके इस वुडन व्हील के ऊपर चढ़ जाए और ब्लैक स्मिथ हॉर्स कार्ट बना ले। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। डायमीटर ऑफ द आयरन रिंग हमें पता है विच इज 5.231 मीटर। डायमीटर ऑफ द वुडन व्हील भी पता है हमें 5.243 मीटर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो लेंथ LT1 है विच इज 5.231 मीटर, इस LT1 लेंथ वाले आयरन रिंग को एक्सपैंड करके LT2 दैट इज 5.243 मीटर के बराबर लाना है। तो चेंज इन लीनियर एक्सपेंशन की इक्वेशन से हम लिख सकते हैं LT2 इज इक्वल टू LT1 इंटू 1 प्लस अल्फा एल इंटू T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा T। एंड यही हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा T यहाँ पर। LT2 पता है, LT1 पता है, अल्फा एल हमें पता है फॉर आयरन दिया हुआ है क्वेश्चन में। T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, T1 हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो सॉल्व करने पर T2 की वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 218 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बच्चों, तो जब ये चैप्टर हमने चालू किया था तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक स्मिथ आयरन रिंग को हीट क्यों करता है वुडन व्हील के ऊपर चढ़ाने से पहले। तो उसका आंसर यही है कि जब हम आयरन को हीट करते हैं तो वो अच्छे से एक्सपैंड हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब कूल होता है तो वो अच्छे से व्हील के ऊपर टाइटली चढ़ जाता है। दैट इज व्हाई द ब्लैक स्मिथ हीट्स द आयरन रिंग। वो पहले से भी बड़ा साइज लेके उसको कूल नहीं करता है, वी एक्सपैंड इट बाय हीटिंग एंड देन वी कूल इट बाय ब्रिंग इट डाउन टू द नॉर्मल टेम्परेचर। So let us now start with our next concept which is volume expansion. Suppose हमारे पास V वॉल्यूम का एक क्यूब है। इस क्यूब को हीट करने पर इसका वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V हो जाता है। तो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V होगा एंड यह डेल्टा V होगा अल्फा V डेल्टा T के इक्वल। क्यूब का जो न्यू वॉल्यूम होगा वो होगा V डैश विच इज इक्वल टू V इंटू 1 प्लस अल्फा V डेल्टा T। अल्फा V यहां पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज अगर निकालें तो डेल्टा V बाय V को हम लिख सकते हैं अल्फा V डेल्टा T के इक्वल। अब हम अल्फा L एंड अल्फा V में रिलेशन निकालेंगे। यदि माना कि क्यूब के साइड की जो डायमेंशन है वो L है, तो हीट करने पर क्यूब की साइड हो जाएगी L प्लस डेल्टा L एंड वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस डेल्टा V। सो हम लिख सकते हैं चेंज इन डायमेंशन ऑफ द लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L इंटू L डेल्टा T। और चेंज इन वॉल्यूम हम लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू V डैश माइनस V डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं L प्लस डेल्टा L होल क्यूब एंड V की वैल्यू हम लिखेंगे L क्यूब। सो डेल्टा V विल बी इक्वल टू delta L cube plus 3L delta L square plus 3L square delta L. Now delta L square and delta L cube will be very small compared to L. So these two terms can be ignored in our calculation. So we can say delta V is equal to 3L square delta L, or we can say delta V is equal to 3V into अल्फा L डेल्टा T। डेल्टा L की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है अपॉन L। L एंड L कैंसिल हो जाएंगे तो वी कैन से अल्फा V डेल्टा T इज इक्वल टू 3V अल्फा L डेल्टा T। कंपेयर करेंगे तो वी कैन राइट अल्फा V इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा L। That means alpha V will be 3 times of alpha L.
कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है एंड यह टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे कि कॉपर के लिए अल्फा वी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ में हम देख सकते हैं कि अल्फा वी टेम्परेचर के साथ साथ वेरी कर रहा है। इसकी वैल्यू हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट हो जाती है। यहां पर हमें टेबल में कुछ सब्सटेंस की अल्फा वी की वैल्यू दे रखी है। टेबल में हम देख सकते हैं कि पायरेक्स ग्लास और इनवार के लिए अल्फा वी की वैल्यू अदर सब्सटेंस के अल्फा वी की वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। इनवार आयरन एंड निकल का एक अलॉय होता है। टेबल में मर्क्यूरी के लिए अल्फा वी की वैल्यू 18.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स एंड एल्कोहल के लिए अल्फा वी की वैल्यू है 110 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। यानी कि टेम्परेचर में सेम राइज के लिए एल्कोहल ज्यादा एक्सपैंड होता है। अब हम आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर अल्फा वी फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू आर टी होती है। क्योंकि P यहां पर कांस्टेंट है, इसलिए चेंज होने पर इक्वेशन हम लिख सकते हैं P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी होगा। क्योंकि P यहां पर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज करने पर इक्वेशन हमारी हो जाएगी P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके एंड PV इज इक्वल टू म्यू आर टी से म्यू आर अपॉन P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं डेल्टा V बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी। अब डेल्टा V की वैल्यू हम लिख सकते हैं अल्फा V इंटू वी डेल्टा टी। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है अल्फा V इज इक्वल टू 1/T। यानी कि आइडियल गैसेस के लिए अल्फा V टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होता है। अब हम पानी के एनोमोलस बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। यहां पर एक कंटेनर में वाटर लेते हैं और इसे हीट करते हैं और इसके वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ चेंज स्टडी करते हैं। जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री तक इंक्रीज किया जाता है तो वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। फर्दर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली हम डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व प्लॉट करते हैं। 4 डिग्री तक डेंसिटी इंक्रीज करती है एंड फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी डिक्रीज करती है। यानी कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलती है। क्या आप बता सकते हैं कि विंटर्स में टेम्परेचर बहुत कम होने पर भी पॉन्ड्स एंड लेक्स जब फ्रीज हो जाते हैं तो उनके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो कैसे जीवित रहते हैं? चलिए इसे हम एक एनिमेशन से समझते हैं। सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। थोड़े टाइम बाद यह टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऐसा होने पर जो सरफेस का वाटर है वो कूल हो जाता है, वो एनर्जी लूज करता है। अभी हमने पढ़ा था ग्राफ में 10 डिग्री पे आने पे, दैट इज 16 से 10 डिग्री पे आने पे वाटर डेंस हो जाएगा। तो जो ये डेंस वाटर है ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। नीचे की तरफ मूव होने से क्या होएगा, जो बॉटम पे वार्मर एंड लेस डेंस वाटर है वह सरफेस की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह की साइकिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलती रहेगी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब जब टेम्परेचर 4 डिग्री से 2 डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो सरफेस पे जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो मूव ही नहीं होगा एंड सरफेस पे सिर्फ आइस की लेयर दिखेगी एंड इस आइस की लेयर के नीचे हमें वाटर मिलेगा। इसके कारण जो जीव जंतु हैं सर्दियों में भी सरवाइव कर जाते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉन्ड है जो कि एक लिक्विड से बना है विच इज नॉट वाटर।
इनिशियली इसके आसपास की जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर T1 है। अब जब टेम्परेचर रेड्यूस होके T2 हो जाएगा, जो सरफेस पे लिक्विड है वो एनर्जी लूज करेगा और वो कूल होने लगेगा। कूल होने के कारण वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा और वो डेंस होके सिंक करने लगेगा, दैट इज़ वो नीचे की तरफ मूव करेगा। और जो नीचे का लिक्विड है व्हिच इज़ वार्मर एंड लेस डेंस, वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा और यह साइकिल चलती रहेगी। जब टेम्परेचर T3 हो जाएगा, दैट इज़ इट विल फर्दर रिड्यूस, तो जो टॉप लेयर है वो वापस और डेंस होके नीचे आ जाएगी एंड नीचे की वार्मर एंड लेस डेंस लेयर या लिक्विड ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। ऐसे धीरे-धीरे नीचे हमें सॉलिडिफाइड लिक्विड मिलना लगेगा एंड ऊपर की तरफ हमें लिक्विड मिलेगा। इस तरह थोड़े टाइम बाद पूरा का पूरा लेक सॉलिडिफाई हो जाएगा। और अगर इस लेक के अंदर कोई भी एक्वेटिक लाइफ होती, दैट इज अंदर कुछ प्लांट्स होते, फिशेस होती, टर्टल्स होते, वो सारी एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती बिकॉज लेक पूरा सॉलिडिफाई हो गया है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज आपने एक मेटल रॉड ली और उस मेटल रॉड के दोनों एंड्स को टाइटली क्लैंप कर दिया है। क्लैंप करने के बाद हम इस मेटल रॉड को हीट करते हैं। अब आपको सोचना है कि ऐसा करने पे क्या होगा। इस बारे में आप लोग आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। 1 मिनट का समय लीजिए, आपस में चर्चा करिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जब हम इस रॉड को हीट करेंगे तो वह एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी। अब क्योंकि ये रॉड के दोनों एंड्स टाइटली क्लैम्प्ड है तो ये रॉड एक्सपैंड नहीं हो पाएगी। अब क्योंकि ये एक्सपैंड नहीं हो पाएगी तो इसके अंदर एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। इस कंप्रेसिव स्ट्रेन के डेवलप होने के कारण इस रॉड के अंदर एक थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण यह रॉड या तो बेंड हो जाएगी या फिर ब्रेक हो जाएगी। और यही कारण है जब बिल्डिंग्स में आग लगती है तो बिल्डिंग टूट के गिरने लगती है, क्योंकि जो उसके अंदर सरिया होता है, आयरन होता है, वह एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। जब वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है तो वो सीमेंट को ब्रेक कर देता है एंड बिल्डिंग हमारी कोलैप्स हो जाती है। अभी तक पढ़ी हुई हमारी समरी इस प्रकार से है। इसको आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब आपको अपनी एनसीईआरटी किताब एंड अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। Assuming that the initial temperature of a spherical ball is -40 degree centigrade, find its initial radius in centimeter if the final volume at 160 degree centigrade is 388.08 decimeter cube। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम है 388.08 डेसीमीटर क्यूब। अभी हमने पढ़ा था v डैश इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस अल्फा v डेल्टा टी। यहाँ पे बच्चों ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन में अनटिल अनलेस मेंशन्ड जो भी अल्फा दिया होता है वो हम बाय डिफॉल्ट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा v इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा l दैट इज 3 टाइम्स अल्फा x। v डैश हमें दे रखा है, v हमें निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज हमें दी हुई है क्वेश्चन में। डेल्टा टी हो जाएगा 160 माइनस 40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा 38.808 डेसीमीटर क्यूब। अब हमें जो फाइनल आंसर निकालना है रेडियस, वो सेंटीमीटर में निकालना है। तो इस वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता रहता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो v हो जाएगा 38808 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा
21 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो ये स्फीयर था इसका इनिशियल टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेडियस था वो 21 सेंटीमीटर के इक्वल था। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है, हमारे पास एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वायर को दो रिजिड सपोर्ट के बीच पे टाइटली क्लैम्प डाउन कर दिया जाता है एंड वायर का इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वायर को हीट किया जाता है, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस वायर के अंदर कितना टेंशन डेवलप हो जाएगा। हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है एंड यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है ऑफ स्टील। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल एंड डेल्टा एल बाय एल अल्फा एल डेल्टा टी के इक्वल होता है। यहाँ पे अल्फा एल की वैल्यू पता है, डेल्टा टी होगा 37 माइनस 27, तो हमारे पास डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1.2 इंटू 10⁻⁴। अब आप प्रीवियस चैप्टर में आप स्ट्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस होता है F बाय ए, इस केस में हम इसे थर्मल स्ट्रेस कहेंगे विच विल बी इक्वल टू y इंटू डेल्टा एल बाय एल। y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता है एंड डेल्टा एल बाय एल हमने अभी निकाल लिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी, तो हमारे पास F दैट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर आ जाएगा 96,000 न्यूटन। तो बच्चों इमेजिन करिए जस्ट बाय 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर इतना सारा फोर्स और टेंशन जनरेट हो जाता है इस वायर के अंदर।